हाय। कॉरपोरेट गवर्नेंस, मैनेजमेंट एनालिसिस, ये सब हमने कॉलेजेस में पढ़ा है, हमारे एकेडमिक कोर्सेज में पढ़ा है। ठीक है, जहाँ पर एक शॉर्ट नोट लिख के आना होता था कॉरपोरेट गवर्नेंस पे, हम लिखते थे कि नारायण मूर्ति सर इज फादर ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस इन इंडिया एंड ब्ला 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 एंड व्हाट नॉट। राइट, बट एक किसी कंपनी का जब आपको ऑब्जेक्टिव तरीके से मैनेजमेंट एनालिसिस करना होता है तो आप कैसे कर सकते हो? किसी भी लिस्टेड कंपनी का, किसी भी ऐसी कंपनी का मैनेजमेंट के ऐसे कौन से पैरामीटर्स है जिनको आप असेस करके एक जजमेंट पे पहुंच सकते हो बेसिक लेवल पे कि मैनेजमेंट कैसा परफॉर्म कर रहा है। राइट, वेदर द मैनेजमेंट इज वर्किंग इन द फेवर ऑफ शेयर होल्डर और नॉट, या फिर मैनेजमेंट खुद ही साइफन ऑफ कर रहे हैं, या कुछ भी इस तरह की मिसकंडक्ट के चांसेस बढ़ रहे हैं। राइट, सो बेसिकली वी विल ट्राई टू असेस द क्वालिटी ऑफ द मैनेजमेंट। ये मिनिमम 3 सेशंस की एक छोटी सी सीरीज होने वाली है। इसमें शुरुआत में हम कुछ बेसिक पैरामीटर्स पे गौर करेंगे, फिर कुछ रेड फ्लैग्स पे गौर करेंगे, हम समझेंगे रेड फ्लैग्स क्या होते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं आपको रिसर्च नोट्स बनाना बताऊंगा कि आपको अपने रिसर्च नोट्स कैसे बनाने हैं, एंड फाइनली विल प्रेजेंट अ मैनेजमेंट एनालिसिस रिपोर्ट इन अ वेरी स्मॉल फॉर्मेट, लाइक 1 पेजर और 2 पेजर काइंड ऑफ अ रिपोर्ट अपन पावर पॉइंट पे बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो आप कमेंट में मुझे बताओ, लाइक प्रेस करो। हाय, दिस इज पार्थ एंड वेलकम टू द वैल्यूएशन स्कूल चैनल। बिना किसी देरी के फटाफट सीखना शुरू करते हैं। हाँ जी, तो करें स्टार्ट। चलिए, अब यार इसमें है ना, मैं आपको 2-3 चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। नंबर वन इज, दिस इज पार्ट ऑफ आर इक्विटी रिसर्च कोहर्ट, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। राइट, बट वहाँ पर हम लोग क्लोज टू 6-7 आवर्स का डिस्कशन करते हैं इस चीज़ के ऊपर और डेप्थ में समझते हैं। बट आई फील कि मैं अगर आपको एक बेसिक गाइडिंग लाइट यहाँ पर दूँ, एंड इफ़ आई टेल यू व्हाट आर द पाथ यू शुड असेस, अगर मान लो ऐसा हो जाए कि कोई इंडिपेंडेंटली मेरे को तो डिटेल्ड रिपोर्ट ही बनानी है, मतलब मेरे को तो एक कंपनी में घुसना ही है पूरा का पूरा कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, तो मेरे को क्या पैरामीटर्स रखने हैं। राइट, सो देर आर लाइक 300-400 पॉइंटर चेकलिस्ट, मैं आपको बता दूंगा, पूरा सोर्स बता दूंगा बाय द एंड ऑफ थर्ड पार्ट। राइट, बट अभी आप इसको बहुत आराम से समझने की कोशिश करो। इस चीज़ में पोटेंशियल है कि आप इसको सीधे अपने रिव्यू में अपनी स्किल्स में लिख सकते हो, दैट यू नो हाउ टू असेस द मैनेजमेंट क्वालिटी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑफ एनी लिस्टेड कंपनी इन इंडिया। समझना, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर प्रॉब्लम क्या होती है ना यार, मतलब वाई असेसिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है कॉर्पोरेट गवर्नेंस असेस करना? उसका एक रीज़न है, मेजॉरिटी हम जो रिटेलर्स रहते हैं या इन्वेस्टर्स रहते हैं, वो क्या करते हैं ना, वो कंपनी के प्रॉफिट्स का बहुत डेप्थ में एनालिसिस करेंगे, कंपनी के बिजनेस का एनालिसिस करेंगे, वैल्यूएशन वगैरह निकाल लेंगे, ये सब चीज़ें निकालेंगे। ठीक है, रेशियोज़ का एनालिसिस कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। बट मैनेजमेंट एक ऐसा पार्ट होता है ना जिसका एनालिसिस करना या तो लोग ओवरलुक कर देते हैं, या फिर उनको शायद पता नहीं होता है कि मैनेजमेंट को कैसे एनालाइज करा जाता है। ठीक है, बट क्या होता है, मैनेजमेंट का एनालिसिस इज़ वेरी क्रूशियल। उसका एक बहुत सिंपल सा रीज़न है कि यार मैनेजमेंट वो ह्यूमन कड़ी है आप एज अ शेयर होल्डर और बिजनेस के बीच में, जो बिजनेस को ऑपरेट करती है, जो आपके वेल्थ को मल्टीप्लाई कर सकती है फ्यूचर में। ठीक है, हम स्ट्रक्चर समझेंगे, एक कंपनी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक कंपनी के अंदर मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो सब समझेंगे, डोंट वरी। ठीक है, एक कंपनी की सक्सेस, फ्यूचर सक्सेस डायरेक्टली डिपेंड करती है कि उसको किस तरह के लोग चला रहे हैं। मतलब अगर आप सिर्फ न्यूज़ बेस्ड इन्वेस्टिंग करना पसंद करते हो, ठीक है, टिप बेस्ड इन्वेस्टिंग करना पसंद करते हो, और आपने कंपनी के मैनेजमेंट क्वालिटी को कंप्लीटली ओवरलुक ही कर दिया है कि मेरे को तो देखना ही नहीं मैनेजमेंट। ठीक है, जो नहीं देखा ना, आप खुद बताओ लास्ट टाइम आपने कब बैठ के 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा मैनेजमेंट पे कुछ एनालाइज करा था कि मैनेजमेंट कैसा काम करता है? नहीं करा था। हो सकता है 2-3 रीज़न हो, आपके पास टाइम नहीं हो, आपको पता नहीं हो कि मैनेजमेंट भी एनालाइज होता है, या आपको आता नहीं हो। उन तीनों के जवाब आपको मिलेंगे। ये देखो, एक कंपनी है, ये रियल लाइफ केस एग्जाम्पल है। द नेम ऑफ द कंपनी इज ब्राइटकॉम, इसको पहले लाइकॉस भी बोला जाता था। ठीक है, कंपनी इस जगह पर अगर आप देखोगे तो क्लोज टू सिंगल डिजिट के अंदर ऑपरेट कर रही थी, कुछ 6-7 रुपए का कंपनी का ऑपरेशन था मई 2021 में। ठीक है, सिंगल डिजिट के अंदर कंपनी रन कर रही थी, प्राइस हो रही थी। ठीक है, ये देखो आप यहाँ पर सिंगल डिजिट का प्राइसिंग है।
ठीक है, वहाँ से कंपनी ने जो हाई बनाया है, दैट हाई कंपनी मेड इज ऑफ 122 रुपीज़। 122 रुपये का हाई बनाया है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते, शायद 30 गुना पैसा बना दिया। और कब बनाया है? 27 दिसंबर 2021 को बनाया। मतलब लेस देन 7 मंथ में कंपनी का जो स्टॉक था वो 7-8 रुपये 9 रुपये 10 रुपया पकड़ लो यार, 10 रुपये से 122 रुपीज़ पे गया, क्लोज टू 12.2x का गेन। ठीक है, और फिर उसके बाद वापस कोलैप्स कर गया। क्या रीज़न था? मेजर कॉर्पोरेट गवर्नेंस फेलियर, बहुत बड़ी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की फेलियर। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? आपकी कंपनी जो कॉर्पोरेट है, कॉर्पोरेशन है, उसको कौन लोग गवर्न कर रहे हैं, कौन लोग डे टू डे ऑपरेशंस के पार्ट है, कौन लोग डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। कौन कौन डिसीजन मेकिंग करता है? कंपनी का सीईओ करता है क्या? एमडी करता है क्या? सीएमडी वाइस चेयरमैन अगर कंपनी में है तो वो करता है क्या? सीएफओ करता है क्या? सीटीओ करता है क्या? ये सब लोग कौन होते हैं, क्या होते हैं, अपन समझ लेंगे। ठीक है, वॉरेन बफेट साहब एक बात बोलते थे। वॉरेन बफेट साहब ये बोलते थे कि कंपनी के मैनेजमेंट का जो एनालिसिस होता है ना, जो भी जब भी आप मैनेजमेंट की क्वालिटी का एनालिसिस करोगे, ठीक है, दैट शुड ऑलवेज बी डन बिफोर इन्वेस्टमेंट एंड नॉट ड्यूरिंग इन्वेस्टमेंट और आफ्टर इन्वेस्टमेंट। कई बार ऐसा होता है कि आपके पास कोई कहीं से टिप आई और आपने वो टिप के बेसिस पे खरीद लिया और आपने बोला मैं इसका मैनेजमेंट एनालिसिस बाद में करूंगा। वैसे तो ऐसा होना नहीं चाहिए, टिप के बेसिस पे खरीदने ही नहीं चाहिए पहली बात तो। एंड यू बीइंग स्टूडेंट आपको तो दूर ही रहना चाहिए अभी ट्रेडिंग व्रेडिंग से भी। ठीक है, आप तो उसको एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझो, अपनी स्किल अपग्रेडेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझो। ठीक है, बिफोर इन्वेस्टिंग होना चाहिए। ठीक है, एंड इट इज एज क्रूशियल एज एनालाइजिंग द फाइनेंशियल्स। इट इज एज क्रूशियल एज एनालाइजिंग द फाइनेंशियल्स। ठीक है, आप देखिए एक कॉरपोरेट गवर्नेंस में मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं ये चार्ट आपको दिखाऊं, ये 3 कंपनीज का चार्ट है। आप तो भी 1 मिनट के लिए प्राइस वाइज भी सब भूल जाओ, रिलेटिव प्राइसिंग नहीं है वो, एब्सोल्यूट प्राइसिंग है। और हम 2007 2008 2009 के टेनोर में बैठे हैं इस समय, और 2012 के टेनोर में बैठे हैं, 10-12 के टेनोर में बैठे हैं। ठीक है, आपके पास ये 3 कंपनी है, एक कंपनी पीली वाली है, एक कंपनी ऑरेंज वाली है, और एक कंपनी ब्लू वाली है। ठीक है, आप मुझे बताना और लॉजिकली बताना एज अ रिटेलर, एक प्लेन लेमैन रिटेलर जो होता है वो किस कंपनी का स्टॉक खरीदना पसंद करता है? आप बताइए। वो यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो डेफिनेटली इस कंपनी का स्टॉक खरीदना पसंद करेगा, राइट? हम यहाँ पर, और फिर क्या करेगा? जिसने यहाँ पर स्टॉक खरीदा है उसने दोस्तों को बताया, दोस्तों ने यहाँ पर खरीदा, कुछ दोस्तों ने तो यहाँ पर भी खरीदा। जिन्होंने यहाँ पर खरीद लिया स्टॉक सबसे ऊपर टॉप पे, जब ये स्टॉक प्राइस नीचे गिर के वापस ऊपर आया तो उनको लगा अब ये वापस ऊपर की चाल देना शुरू करेगा, उन्होंने और एवरेजिंग करी, उन्होंने और एवरेजिंग करी, उन्होंने और ये होता ही होता है। ठीक है, इवन आप यहाँ पर भी हो ना, इस पॉइंट पे भी हैं तो भी एक रिटेलर ये वाला स्टॉक खरीदना प्रेफर करता है, राइट? उसको क्या लगता है पता है? ये फ्लैग पैटर्न बन रहा है, देखो ये ब्रेकआउट हो जाएगा अभी, और ये ब्रेकआउट होके ये सीधे, ये मैं टेक्निकल एनालिसिस की कुछ बातें कर रहा हूँ, सीधे ये वाला हाई तोड़ के ब्रीच कर देगा। नो, दैट नेवर हैपेंस। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग दैट नेवर नेवर हैपेंस, बट व्हाई मैनेजमेंट इज वेरी क्रूशियल इन वेल्थ जनरेशन। मैनेजमेंट जो आपका है वो आपके फेवर में काम करना चाहिए। आपको समझो यार, देर इज दिस वेरी फेमस वैल्यू इन्वेस्टर इन इंडिया, बसंत महेश्वरी जी। ठीक है, वो बोलते हैं कि पैसा जल्दी बनाना है या पैसा ज़्यादा बनाना है? समझ रहे हो आप? कैसे क्या करना है आपको? पैसा जल्दी बनाना है तो आप टेक्निकल एनालिसिस में जाओ, 5 मिनट के चार्ट पे खेलो, पैसा जल्दी बनेगा। ठीक है, वैसे ट्रेडिंग नहीं करना है अपने को। अगर आपको पैसा ज़्यादा बनाना है तो आप एक स्टॉक पकड़ो, अच्छा बिजनेस पकड़ो, उसका मैनेजमेंट अच्छे से समझो, उसको लेके कंटिन्यू करो। देखिए क्या हुआ, क्या हुआ कुछ सालों के बाद। ये आज का करंट चार्ट देखो आप, 2023-24 के अंदर अपन खड़े में। मैं आपको बताऊं ये कंपनीज कौन है? दिस ब्लू कंपनी इज एशियन पेंट्स, राइट? दिस ऑरेंज इज सुजलॉन, एंड दिस इज रिलायंस इंफ्रा। एक कंपनी में जब मैनेजमेंट, कंपनी का जो मालिक है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस को बढ़ाने की सोचता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और पैसा निकालने की कोशिश नहीं करता है, अपने रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाने की कोशिश नहीं करता है,
एक मैनेजमेंट अगर बिजनेस को प्रोफेशनली रन करता है, अच्छे से रन करता है, कैपिटल एलोकेशन उसका अच्छा होता है, सब समझेंगे अपन ये चीज़ें बाद में, तो शेयर होल्डर्स के लिए वेल्थ क्रिएट होती ही होती है। आप देख लीजिए, 300 रुपये का 400 रुपये का स्टॉक है, ठीक है, 400 रुपये का स्टॉक था इस पॉइंट ऑफ टाइम पर 2010 में। वहाँ से आज ये स्टॉक, मतलब जब ये चार्ट लिया तब ये स्टॉक 3400 का हाई बनाया हुआ है। 400 से 3400, समझ रहे हो आप? क्लोज टू, क्लोज टू समझ लेना आप, ठीक है। 8x के आसपास, 8 9 10x के आसपास, 9x के आसपास रिटर्न दिया है आपको स्टॉक ने, 8 8.5x के आसपास, ठीक है। ओवर अ पीरियड ऑफ 12 ईयर्स, 12 साल में पैसा अगर 8 गुना हो रहा है तो क्या आप मजाक समझ रहे हो इस चीज़ को? हम लॉटरी का टिकट थोड़ा ना लेके बैठे हुए हैं यहाँ पर जो पैसा डबल होगा रात में, महादेव बुक, समझ रहे हो आप? बहुत बड़ी बात है भाई। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, कॉरपोरेट गवर्नेंस फेलियर्स जो होते हैं ना, वो हमेशा लो प्रोबेबिलिटी और हाई इम्पैक्ट का गेम होता है। लो प्रोबेबिलिटी और हाई इम्पैक्ट का गेम मतलब होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, लेकिन अगर हो गया तो कंपनी की वैल्यू को पूरा इरोड कर देगा मार्केट से। सर दूसरा कोई एग्जांपल दीजिए, लो प्रोबेबिलिटी हाई इम्पैक्ट। एयरप्लेन का क्रैश होता नहीं है, आप साल 2 साल 3 साल में एक बार सुनते हो कि कोई एयरप्लेन क्रैश हो गया, बट जब होता है तब इम्पैक्ट इतना हाई रहता है, कैटेस्ट्रॉफिक रहता है, नो बडी विल अलाइव, ठीक है। तो हमारी प्रोबेबिलिटी बिल्कुल लो है, प्रोबेबिलिटी इज वेरी रेयर। समझ, अरे यार 4500 समथिंग समथिंग लिस्टेड कंपनीज हैं इंडिया में, ठीक है। कितनी प्रोबेबिलिटी होती है आप समझो, उसमें से मैं समझता हूँ चलो एक तो जंक कैप भी है, मतलब विजय केडिया जी बोलते हैं ना, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप एंड जंक कैप। तो आप मानो 50% कंपनी तो भंगार भंगार कैप है, ठीक है। 2000 कंपनीज हैं, 2000 में से मैं मानता हूँ सेफली जो BSE 500 कंपनीज हैं वो वर्थ कवरेज है कि आपको उसका एनालाइज करना चाहिए, इक्विटी रिसर्च में उसका एनालिसिस होता है, ठीक है। हर साल पूरी 2000 कंपनीज को तो कवरेज मिलती नहीं है ना। क्या होता है, क्या उन 2000 कंपनीज में आप सुनते रहते होगे कि आज इस हफ्ते ये कंपनी का मैनेजमेंट भाग गया, वो नहीं होता ऐसा यार, साल भर में कोई एक आध एक इवेंट होता है, इट्स अ वेरी रेयर प्रोबेबिलिटी इवेंट, बट व्हेन इट हैपन द इम्पैक्ट इज कैटेस्ट्रोफिक। तो मेरा जो हीट मैप के अंदर कॉरपोरेट गवर्नेंस का फेलियर जो आके बैठता है वो इस जगह आके बैठता है, दिस इज कॉरपोरेट गवर्नेंस फेलियर। जब होगा तो उसका रिस्क और इम्पैक्ट ये डिफाइन होगा कि प्रोबेबिलिटी, होने की प्रोबेबिलिटी कम है, बट अगर हो गया तो फाड़ के रख देगा सबकी, ठीक है। हम देखते हैं कॉरपोरेट गवर्नेंस स्कैंडल्स जो होते हैं उनके पीछे क्या मोटिव्स हो सकते हैं, ठीक है। मैं शॉर्ट में आपको चीज़ें समझाऊंगा ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। और आप अगर चाहोगे और आप अगर रिक्वेस्ट करोगे तो मैं स्कैम्स के ऊपर या जो ये फाइनेंशियल कॉर्पोरेट गवर्नेंस फेलियर्स हुए हैं, फाइनेंशियल फेलियर्स हुए हैं, जो कि बेसिक अपन बातें कर रहे हैं, इनके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियोस भी बना दूंगा, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। क्या परफॉर्मेंस का डिस्ट्रेस, परफॉर्मेंस का प्रेशर एक रीजन हो सकता है क्या कॉर्पोरेट गवर्नेंस फेलियर में? बिल्कुल हो सकता है। देखिए आप क्या हुआ, मैं बहुत शॉर्ट में समझा रहा हूँ, ठीक है, आपको और डेप्थ में पढ़ना चाहिए। सत्यम के केस में क्या हुआ, मिस्टर रामलिंगम राजू, एवरीथिंग वाज गोइंग सुपर्ब। 1986-87 के अंदर सत्यम बनी, ठीक है। धीरे धीरे स्क्रैच से कंपनी को ग्रो करा, 1999 का डॉट कॉम बबल पूरा इनकैश करा। उसके बाद भी कंपनी के स्टॉक प्राइस के अंदर कोई बहुत ज़्यादा ऐसी गिरावट नहीं आई। 2004 से 2007 तक हाईएस्ट ग्रोथ पीरियड अचीव करा कंपनी ने, 2004 से 2007 तक हाईएस्ट ग्रोथ पीरियड अचीव करा कंपनी ने। क्या होता है ना बॉस, जब भी कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आता है, हर 3 महीने के बाद एक क्वार्टरली रिजल्ट आता है, तो कंपनी है ना इनवाइट करती है, एनालिस्ट्स को इनवाइट करती है, इन्वेस्टर्स को इनवाइट करती है, जनरल पब्लिक भी जा सकती है, आप भी जा सकते हो। कंपनी एक कॉन कॉल अरेंज करती है, उस कॉन कॉल के अंदर कंपनी का मैनेजमेंट आता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस समझ लो। मैनेजमेंट आता है, मैनेजमेंट अपनी एक कमेंट्री देता है पूरी की पूरी कि देखो भाई हमने इस क्वार्टर में ऐसा परफॉर्म करा, इस क्वार्टर के अंदर इंडस्ट्री का सिनेरियो ऐसा था, इस क्वार्टर के अंदर हमने हमारा मार्केट शेयर ये रहा, ये नहीं रहा, ये सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होती है क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें एनालिस्ट, इन्वेस्टर्स, मेंबर ऑफ पब्लिक, ये लोग कंपनी से क्वेश्चन करते हैं कि आपने जो केपेक्स करा है उस केपेक्स का यूज क्या हो सकता है, ठीक है। इन क्वेश्चंस के बीच में एक क्वेश्चन बहुत कॉमन होता है, व्हाट इज योर गाइडेंस, आपकी ग्रोथ की गाइडेंस क्या है।
कि आप रेवेन्यू कितना ग्रो करोगे और आपके मार्जिन्स कितने रहेंगे फ्यूचर में। कंपनी इस पे ऐसा जवाब नहीं दे सकती वी हैव नो आइडिया कि हम कितना ग्रो करेंगे। रीजन बीइंग इफ यू आर रनिंग अ मल्टी बिलियन डॉलर कॉरपोरेशन, ठीक है, और अरे इवन आप 100 करोड़ रुपए का भी बिजनेस कर रहे हो भाई, अगर आप प्रोफेशनली बिजनेस कर रहे हो तो आपके पास एक इंसाइट तो रहता ही है कि अगले 6 महीने में मेरे रेवेन्यू क्या रहेंगे, अगले 3 महीने में क्या रहेंगे। मैं नहीं बोलता कि आप ये बता सकते हो विद एक्यूरेसी कि 1 साल बाद 2 साल बाद रेवेन्यू क्या रहेंगे, नो, बिकॉज मार्केट्स आर वेरी अनसर्टन, एक्सटर्नल फैक्टर्स आर वेरी वेरी अनसर्टन इन टूडेज इकोनॉमी। वी आर नॉट इन इन काइंड ऑफ प्लानट, इन काइंड ऑफ वर्ल्ड जो बहुत स्टेबल है। ये 2023 में 2 वॉर्स हो गई हैं अभी तक, ठीक है, यू नेवर नो, अभी भी वी स्टिल हैव 2.5 months लेफ्ट फॉर 2023, व्हाट विल हैपन यू नेवर नो, ठीक है। कोविड हमने देखा, सडनली एवरीथिंग गॉट डिसरप्टेड, राइट। सो कंपनी नहीं बता सकती कि 3 साल बाद क्या रेवेन्यू होगा, लेकिन एक क्वार्टर के बाद क्या होगा ये तो पता होना चाहिए। अगले साल का, इस साल किस पे क्लोज कर रहे हो, ये तो शार्क टैंक में जो आता है उसको भी पता होता है कि इस साल के एंड में किस पे प्रोबेबली किस पे क्लोज करोगे, ठीक है। तो मैनेजमेंट गाइडेंस दे देता है। अब मैनेजमेंट की गाइडेंस का असर क्या होता है ना, जैसे ही मैनेजमेंट ने गाइडेंस दी तो डेफिनेटली अगर मैनेजमेंट की गाइडेंस से इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट अग्री कर जाते हैं, ठीक है, तो वो अपनी रिपोर्ट में पब्लिश कर देंगे कि भाई मैनेजमेंट ने ये गाइडेंस दी है और हमारे हिसाब से बहुत पॉजिटिव साइन है और ये बाय का सिग्नल है कि बाय करो। क्या एक्चुअल में पॉजिटिव मोमेंटम बनेगा कि स्टॉक का, प्राइस का? बिल्कुल बनेगा। इसको बोलते हैं कि मार्केट स्टॉक प्राइस ने इंफॉर्मेशन डिस्काउंट कर लिया। जैसे समझिए, अभी रिसेंटली आप देखेंगे तो इन्फोसिस का रिजल्ट आया था, मतलब रिसेंटली मतलब मैं बता रहा हूँ Q2 ऑफ 2024, फाइनेंशियल ईयर 24 के Q2 का जो रिजल्ट आया इन्फोसिस का, अभी आया 3 दिन पहले, 2 दिन पहले। उसके बाद रिजल्ट बहुत प्यारा है, समझ रहे हो, रिजल्ट ने बहुत सारे पैरामीटर्स पे एनालिस्ट एस्टिमेट्स, जो एनालिस्ट अनुमान लगाते हैं उन एस्टिमेट्स को बीट करा है। लेकिन उसके बाद भी स्टॉक का प्राइस गिर गया, स्टॉक का प्राइस जंप नहीं दे पाया। अच्छा, इस रिजल्ट के पहले दो बड़ी कंपनीज ने रिजल्ट्स दे दिए, आईटी कंपनीज ने, एक टीसीएस ने और एक एचसीएल टेक्नोलॉजी ने। ये 3 बड़ी कंपनीज हैं जो मेजॉरिटी मार्केट शेयर गेन करके बैठी हैं, मोर देन 50 60 70% मार्केट शेयर इनके पास है, ठीक है। टीसीएस तो मैमथ ही है। इन्फोसिस ने फाइनेंशियल वाइज टीसीएस और एचसीएल से भी बेटर परफॉर्म करा, उसके बावजूद भी उसका स्टॉक प्राइस गिरा हुआ था। उसका रीजन पता हूँ क्या था? मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 जो करंट फाइनेंशियल ईयर अभी चल रहा है, इसमें अपनी ग्रोथ गाइडेंस को, रेवेन्यू ग्रोथ की गाइडेंस को 6% से रिड्यूस कर दिया। इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर एक क्वार्टर पहले के कॉन कॉल में जब ये फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ था तब मैनेजमेंट ने, या एक क्वार्टर खत्म हुआ था तब मैनेजमेंट से जब पूछा कि आपकी ग्रोथ की गाइडेंस क्या है, कि पिछले साल के मुकाबले आप इस साल कितना रेवेन्यू में जंप दिखाओगे, ग्रोथ करके बताओगे, तो मैनेजमेंट ने से फॉर एग्जाम्पल अगर बोला हो कि 18% जंप करेंगे, तो उसके बाद क्या सब के सब इक्विटी रिसर्च हाउसेज ने, इफ दे आर एग्री कि हाँ एक इन्फोसिस जैसा स्टॉक 18% बिजनेस 18% रेवेन्यू ग्रोथ दे सकता है, ठीक है। यूजुअली मैनेजमेंट बहुत सोच समझ के बात करता है। मैं आपको इंपैक्ट बताता हूँ। मैनेजमेंट ने बोला कि 18% ग्रोथ हम अचीव कर रहे हैं, ये रिपोर्ट एनुअल इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट में छपी, लोगों ने पढ़ी, लोगों ने स्टॉक खरीदे, 18% ग्रोथ के एक्सपेक्टेशन में खरीदे। मैनेजमेंट ने अपनी गाइडेंस को कट कर दिया अगले क्वार्टर में। क्या वो लोग जो 18% की ग्रोथ एक्सपेक्टेशन से खरीद रहे थे, अब उनके लिए 12% की ग्रोथ हो सकता है अनअट्रैक्टिव लग रही हो, तो सेलिंग आ गई मार्केट में। जो आपने लोगों की एक्सपेक्टेशन बनाई अपनी गाइडेंस देके, आप उस एक्सपेक्टेशन को अगर मीट नहीं कर पा रहे हो तो बहुत जबरदस्त सेलिंग आएगी। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैनेजमेंट ये बोलता है कि अगले क्वार्टर हम हमारा रेवेन्यू 4% से इंक्रीज करेंगे और वो सिर्फ 1% से इंक्रीज होता है, ठीक है, तो वहां पर बहुत सीवियर इंपैक्ट आएगा, बिकॉज दैट इज लाइक अ सरप्राइज। तो इसका मतलब यह है कि अगर मैनेजमेंट ने ओवर प्रॉमिस कर दिया गाइडेंस देते समय, जो रामलिंगम राजू जी ने करा था, रामलिंगम राजू जी ने अपनी ग्रोथ का ओवर प्रॉमिस कर दिया मैं एनालिस्ट्स को, तो स्टॉक प्राइस बढ़ गए। अब इनको लगा डर कि यार अब फिर स्टॉक प्राइस क्रैश होंगे, ठीक है, स्टॉक प्राइस क्रैश होंगे, तो इसलिए इन्होंने क्या करा, इन्होंने सोचा कि सेल बढ़ाओ। समझना, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, सेल बढ़ाओ। तो इन्होंने क्या करा, सेल्स इंक्रीज करी और उसके अगेंस्ट में डेटर्स इंक्रीज करे और रिजल्ट पोस्ट कर दिया। गाइडेंस मैच, जो गाइड बोला था उससे ज़्यादा अच्छी सेल आई है।
ये जो सेल्स बढ़ी और डेटर्स बढ़े, इसका मतलब क्या है कि मैंने माल बेच दिया है, उधार पे माल बेच दिया है, समझ रहे हो, मेरे पास कैश अभी तक नहीं आया है। इसके आगे क्या हुआ, कैसे हुआ, वो अपन समझ लेंगे कभी और। लेकिन आप समझो कि परफॉर्मेंस डिस्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जिसके कारण कॉर्पोरेट गवर्नेंस के फेलियर्स हो सकते हैं। ठीक है, क्या पुअर कैपिटल एलोकेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है? क्या सब कुछ अच्छा था, क्या इनकी नीयत खराब थी? क्या क्या ये पैसा लेके भाग गए क्या अनिल अंबानी जी? बिल्कुल नहीं भागे, बंदा यहीं कहीं खड़ा हुआ है। नहीं, आप बोल सकते हो अगर मारवाड़ी भाषा में बोलो कि भाग्य ने साथ नहीं दिया। ठीक है, एक तो ये चीज हो सकती है। दूसरा क्या है, दूसरा, इन्होंने ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अंदर आज इन्वेस्टमेंट कर दिया जिनसे कैश फ्लो 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद आते। तो इनका क्या कैश फ्लो मिसमैच, पुअर कैपिटल एलोकेशन एक बहुत बड़ा रीजन बना क्या? बिल्कुल बना। ठीक है, उसके कारण कंपनी फेल हो गई। टेक्नोलॉजिकल कॉजेज हो सकते हैं क्या? हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, इट्स ए लिस्टेड कंपनी बाय द वे, और बैंगलोर में आज भी ऑपरेशनल है, बैंगलोर में शोरूम है इसका। लेकिन क्या कंपनी समय के साथ खुद को चेंज नहीं कर पाई क्या? बिल्कुल नहीं कर पाई। और ऐसे कौन से एग्जाम्पल्स होंगे, इंटरनेशनली आप जाओगे तो नोकिया, कोडक, बहुत सारे एग्जाम्पल है सर, ढेरों एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलींस मतलब मैनेजमेंट अगर पुराने देसी ढर्रे पे चल रहा है तो वो भी कंपनी को कभी ना कभी डुबो देगा। ठीक है, अपन रेड फ्लैग एनालिसिस करेंगे। वर्किंग कैपिटल की प्रॉब्लम हो सकती है क्या, कि मेरे को लोन नहीं चाहिए, समझ रहे हो, मेरे को कोई बिल्डिंग ही नहीं बनानी, मैं तो हीरो का व्यापारी हूं, मेरे को तो आज पैसे का क्रंच आ रहा है, सिर्फ आज मैं उसको पेमेंट नहीं कर सकता, तो क्या आप मेरे को एक नकली लेटर ऑफ क्रेडिट बना के दे दोगे क्या? बैंक वाले से बात हुई, क्योंकि लेटर ऑफ क्रेडिट जब बैंक देती है बना के तो बैंक उसके अगेंस्ट कुछ सिक्योरिटी प्लेज करती है। लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि भैया आप इससे पैसा अभी मत लो, कुछ टाइम बाद ले लेना, या आप हमारी दूसरी बैंक से वहां से पैसा ले लो, समझ रहे हो। तो ये प्रॉब्लम, वर्किंग कैपिटल प्रॉब्लम, मतलब ये शॉर्ट टर्म डिस्ट्रेस है, और अगर लोन नहीं मिल रहा है। और दूसरा होता है कि मैनेजमेंट ही खोटा है, मतलब मैनेजमेंट की नीयत शुरू से फ्रॉड करने की थी, उसने कभी बिजनेस के बारे में नहीं सोचा, उसने कभी शेयर होल्डर्स के बारे में नहीं सोचा, उसने कभी जो दूसरे स्टेक होल्डर्स होते हैं, अच्छा दूसरे स्टेक होल्डर, अच्छा शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर में क्या डिफरेंस है भैया? शेयर होल्डर का मतलब है जिसके पास कंपनी के इक्विटी शेयर हैं, कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स हैं। ठीक है, इक्विटी शेयर्स हैं तो इक्विटी शेयर होल्डर है, प्रेफरेंस शेयर्स है तो प्रेफरेंस, सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या होता है भैया? प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या होता है आप गूगल कर लेना एक बार, कुछ तो खुद भी करो। ठीक है, तो स्टेक होल्डर क्या होते हैं? स्टेक होल्डर मतलब कंपनी के एम्प्लॉयज हो गए, कंपनी के सप्लायर्स हो गए, कंपनी के कस्टमर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गई, वो हर व्यक्ति जिनके साथ कंपनी इंटरैक्ट करती है अपना बिजनेस रन करने के लिए, दोज ऑल आर स्टेक होल्डर्स। क्या कंपनी जहां पर फैक्ट्री बनी है उसके पास में एक गांव है, बिल्कुल लगा हुआ है, उस गांव में ही फैक्ट्री बन गई है, क्या वो गांव के लोग भी स्टेक होल्डर है क्या? बिल्कुल है। आपको उनका ध्यान रखना चाहिए, आप ऐसे केमिकल्स, आप ऐसे हजार्डस वेस्ट तो डिस्चार्ज नहीं कर रहे हो जिससे उनकी हेल्थ के ऊपर कोई इंपैक्ट जा रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा एंगल है। ठीक है, तो ये फ्रॉडुलेंट मैनेजमेंट ऐसे काम अगर है तो बाय डिफॉल्ट ही समझ में आएगा कि कंपनी तो डब्बा है, समझना। अब थोड़ा ध्यान से समझना, अपन रेड फ्लैग एनालिसिस करेंगे। ठीक है, इसके बाद है ना ये वाले सेशन में अपन इनके बेसिक्स टच करके छोड़ेंगे। मैं चाहता हूँ, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी दिखाऊंगा। मैं चाहता हूँ आप में से जितने भी लोग इसके बेसिस पे अगर किसी भी एक इंडिपेंडेंट कंपनी को पकड़ के कर सकते हो तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो आप अगले सेशन का वेट करना, उसमें मैं आपको लाइव करके बताऊंगा। ठीक है, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में रेड फ्लैग्स क्या हो सकते हैं? सबसे पहले तो एक मिसकंसेप्शन है जो मैं आपका हटा देता हूँ। क्या रेड फ्लैग का मतलब फ्रॉड होता है क्या, कि रेड फ्लैग है तो फ्रॉड हो गया? बिल्कुल भी नहीं। रेड फ्लैग का मतलब यह है कि एक झंडा ऊपर हुआ है विच वारंट फर्दर इन्वेस्टिगेशन, दैट्स इट। अगर मेरे को कोई रेड फ्लैग मिला है तो उसके पीछे का कारण जानना जरूरी है। रेड फ्लैग बाय डिफॉल्ट अपने आप में फ्रॉड नहीं है, समझ रहे हो आप। और आपको एज अ रिसर्च एनालिस्ट रेड फ्लैग ढूंढने की कोशिश करनी है, फ्रॉड ढूंढने की कोशिश नहीं करनी। यू आर नॉट अ फ्रॉड एनालिस्ट, समझ रहे हो आप। चलिए देखते हैं अपन कंपनी में क्या क्या रेड फ्लैग्स और वो कैसे मिल सकते हैं। सबसे पहले मेरे को ये देखना है कि कंपनी का जो टॉप मैनेजमेंट है वो कौन है, मतलब यहां पर मेरे को मैनेजमेंट की प्रोफाइलिंग करनी है, मैनेजमेंट की प्रोफाइलिंग करनी है। ठीक है,
मैनेजमेंट की प्रोफाइलिंग मतलब जो कंपनी का एमडी है, जो कंपनी का सीईओ है, सीएफओ है, ठीक है, वो लोग कौन हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितना क्या काम करा है, क्या नहीं करा है, ठीक है, उनके पास क्या एडिक्वेट इंडस्ट्री एक्सपर्टीज है इतने बड़े ऑपरेशन को रन करने का, ठीक है, क्या कंपनी के मैनेजमेंट हैव द स्किन इन द गेम। समझना, एक बात समझिए, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन ही एकमात्र ऐसा क्राइटेरिया होती है क्या? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, तो आप अगर अपोलो टायर्स की बात करते हो, ठीक है, तो अपोलो टायर्स के जो मिस्टर ओमकार कंवर है, ठीक है, ही इज द कर्ता धर्ता, ठीक है, इन्होंने अपोलो टायर्स को खड़ा करा है, ही इज बैचलर ऑफ आर्ट्स। अब आप बोलोगे सर टायर कंपनी तो पूरा केमिकल का काम है, ही शुड बी इंजीनियर, बैचलर्स इन इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग। नहीं, समझ रहे हो? डी मार्ट का एग्जाम्पल लेते हैं अपन, डी मार्ट का एग्जाम्पल लेते हैं। डी मार्ट में जो राधा किशन दमानी जी हैं, क्या राधा किशन दमानी जी कोई एमबीए करे में एक टॉप कॉलेज से और सालों का एफएमसीजी एक्सपीरियंस है? नहीं, अंगूठा छापा, 12th पास। समझ रहे हो? स्टिल ही इज अ मल्टी बिलियनर। तो उन लोगों पे आप नहीं बोल सकते कि एजुकेशन नहीं है इसमें। वाई? बिकॉज ही हैज द स्किन इन द गेम, उसको पता है कि बिजनेस कैसे करना है, ठीक है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या इनके पॉलिटिकल, अच्छा ये मुझे मिलेगा कहां से? अगर आप बोल रहे हो कि खुद से भी करके देखो, तो देखो, एक आप कंपनी वेबसाइट पे जाओगे तो आपको पूरे के पूरे मैनेजमेंट लीडरशिप की जानकारी मिल जाएगी, ठीक है, वहां से अगर आपको नाम भी मिल जाते हैं तो आप नाम लगा के गूगल सर्च करिए। मैं आपको पूरा करके बताऊंगा प्रॉपरली एक कंपनी का, अपन नेक्स्ट सेशन में प्रॉपर एनालाइज करेंगे और उसके बाद वाले सेशन में उसकी रिपोर्टिंग करेंगे, ठीक है। क्या कंपनी के पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं क्या? आप समझना एक बार, ये बहुत सब्जेक्टिव एनालिसिस है। सर मैंने अभी देखा कि मेरी कंपनी जिसको मैं एनालाइज कर रहा हूं, जब आप देखोगे सर्च करोगे, मेरी कंपनी जिसको मैं एनालाइज कर रहा हूं, वो कंपनी का जो सीईओ है वो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर के साथ एक स्टेज पे बैठा हुआ है, ठीक है। तो सर क्या ये पॉलिटिकल कनेक्शन है क्या? सुनिए मेरी बात, क्या वो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के फंक्शन में एज अ इंडस्ट्रियलिस्ट गया है, या वो किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में गया है, ठीक है, उनके वॉलेंटियर सम्मेलन में गया है, ठीक है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। क्या उसको कहीं राज्यसभा सीट तो नहीं मिल गई है? क्या उसको कोई राज्यसभा सीट मिली हुई है क्या? जील, ठीक है, सन टीवी, कलानिधि मारन, पूरी फैमिली की पॉलिटिकल एक्सपोज्ड है, ठीक है। सर विजय माल्या, अगेन ही वॉज अ राज्यसभा, इतना मतलब ये तो एविडेंट ही है, फिर पॉलिटिकल कनेक्शन क्या, वो खुद ही पॉलिटिक्स है। लेकिन हमारी जो कंपनी है उसके चार्टर प्लेन में किसी पर्टिकुलर स्टेट का सीएम कैंडिडेट अपना इलेक्शन प्रमोशन कवर कर रहा है। जब इलेक्शन प्रमोशंस हो रहे हैं, ठीक है, इलेक्शन प्रमोशंस हो रहे हैं, तब मेरी कंपनी का जो सीईओ है वो सीएम कैंडिडेट के साथ हाथ में हाथ डाल के ऐसे हाथ ऊपर कर रहा है, ठीक है। आपको इंटेंसिटी देखनी है। सर क्या पॉलिटिकल डोनेशन अगर मुझे मिल गए कि कंपनी ने पॉलिटिकल डोनेशन दिए तो क्या वो खराब है क्या? देखो यार, अब इसका कोई एक जवाब तो है नहीं, ठीक है, लेकिन दे आर डूइंग इट टू रन द बिजनेस। आपको भी पता है प्रैक्टिकली अगर आप सोचोगे, मैं कोई पार्टी का नाम लेके बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप प्रैक्टिकली भी सोचोगे तो आपको समझ में आएगा कि यार इंडिया में बिजनेस अगर रन करना है तो गवर्नमेंट आपके साइड में होनी चाहिए। आप गवर्नमेंट से पंगा लेके धंधा नहीं कर सकते हिंदुस्तान में, ठीक है। सर तो पॉलिटिकल कनेक्शंस में कैसे देखूंगा? जैसे मान लो मेरी कंपनी का सीईओ है ओमकार कंवर है, ठीक है, ओमकार कंवर जी हैं, तो आप गूगल सर्च करेंगे ओमकार कंवर जी प्लस बीजेपी, ठीक है, इसको गूगल सर्च कर लीजिए, फिर प्लस कांग्रेस, ठीक है, प्लस पॉलिटिक्स। आप देखोगे कभी भी अगर आपने लोन का फॉर्म भरा है, आपने बैंक के अंदर सेविंग्स अकाउंट ओपन करने का फॉर्म भरा है, तो उसके अंदर वो आपसे एक चीज पे टिक कराते हैं, आर यू अ पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन। क्यों टिक कराया जाता है? जब आप लोन लेने जाते हो बैंक से, तो बैंक्स बोल सकती, मना कर सकती हैं आपको लोन देने से। यूजुअली लॉयर्स को मना कर देती है बैंक। आई एम परसुइंग लॉ, दैट्स व्हाई आई नो इट बेटर, ठीक है। तो मैनेजमेंट मना कर देती है, बैंक मना कर देता है। क्यों मना कर देता है? क्योंकि पता है भाई, ये लोग अपने, देखो ना, समझो ना, कोई भी सीईओ
किसी भी कंपनी का सीईओ अगर पॉलिटिकली बहुत एक्टिव है तो क्या वो अपना काम कर रहा है क्या? नहीं, उसके कुछ पर्सनल एस्पिरेशंस अब बिजनेस से बड़े हो चुके हैं। उसको मिनिस्टर बनना है, उसको एमएलए बनना है, उसको एमपी बनना है, कुड बी एनीथिंग। ठीक है, हो सकता है, शायद हो सकता है कि वो किसी पर्टिकुलर पार्टी को रिलेशनशिप बना के कोई बहुत बड़े टेंडर, बहुत बड़े बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स लेने की जुगाड़ में हो। उसका कोई पर्सनल एम्बिशन नहीं है, बट वो बिजनेस के लिए ही पॉलिटिकल नेक्सस अपने इंक्रीज कर रहा है। तो सर क्या ये गलत है क्या भैया? समझिए मेरी बात। आज एक पॉलिटिकल पार्टी है, टेंडर मिल गया, बड़ा टेंडर मिल गया, 3 साल बाद इलेक्शन हुए, पॉलिटिकल पार्टी चेंज हो गई। यू आर नॉट इन अ बिजनेस ऑफ पॉलिटिक्स, वी नीड टू अंडरस्टैंड यू आर इन अ बिजनेस ऑफ बिजनेस। आपको तो न्यूट्रल लेना चाहिए बीइंग पॉलिटिकल कनेक्शन, कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, देर इज दिस आईएसओ कॉल्ड एज आईएसओ 26,000। 26,000 या 26,001 है, मैं आपको अगले सेशन में कंफर्म करके बता दूंगा। उस आईएसओ 26,000 में क्या होता है? आईएसओ 26,000 में क्या होता है? एक चेकलिस्ट होती है कि कंपनी का गवर्नेंस कैसा है, कंपनी के रिस्क मैनेजमेंट और गवर्नेंस के ऊपर बात होती है। उसमें एक पॉइंट है, क्या कंपनी पॉलिटिकली एक्टिव है, बहुत ज़्यादा कंपनी का कोई मेंबर पॉलिटिकली इंक्लाइंड है, बायस है, वहाँ पर कंपनी हो सकता है अगर आईएसओ 26,000 या 26,001 सर्टिफाइड हो तो वो डिस्क्लोजर में आपको मिल जाए, डायरेक्टली कंपनी की तरफ से डिस्क्लोजर मिल जाए दैट वी आर नॉट पॉलिटिकली इंक्लाइंड। समझ रहे हो? नहीं तो हमको नॉर्मल गूगल सर्च करके तो हम पता कर ही सकते हैं। सर तो बैंक वाले कैसे पता करते हैं? अगर बैंक वाले स्क्रीनिंग करते हैं, क्या बिल्कुल करते हैं, उनके पास सॉफ्टवेयर होते हैं, स्क्रीनिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। वो आपका नाम डालेंगे मिस्टर एबीसी तो समझ में आएगा कि पॉलिटिकल सारी न्यूज़ आ जाएगी आपके बारे में, पूरी कुंडली खुल जाएगी। ठीक है, दूसरा आपको देखना है हाउ डिड दे गेट देयर। क्या उनको, वो जिस पोजीशन पे आज मैनेजमेंट बैठा है, वो मैनेजमेंट उस पोजीशन तक कैसे पहुंचा? ठीक है, क्या मैनेजमेंट ने एज अ कैशियर किसी बैंक में ज्वाइन करा, कंपनी में एज अ जूनियर क्लर्क ज्वाइन करा और वहां से बढ़ते 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 वो सीएमडी बना? क्या जैसे केवी कामत सर, समझ रहे हो आप, जैसे दीपक पारेख सर, जैसे अनुराधा भट्टाचार्य मैडम, ये सब लोग जो एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी को जिन्होंने खड़ा करा है, ये सब लोगों ने एज अ कैशियर ज्वाइन करा था अपना करियर। एज अ कैशियर, जिसको आप कैश जमा करते हो, वहां से बढ़ते बढ़ते कैशियर से डिप्यूटी मैनेजर, डिप्यूटी मैनेजर से मैनेजर, मैनेजर से रीजनल मैनेजर, जोनल मैनेजर, रीजनल मैनेजर, हेड ऑफिस, करते गए कंपनी के अंदर। ठीक है, अपना परफॉर्मेंस देते गए, बढ़ता गया। या फिर कंपनी ने, मालिक ने अपना बेटा जो अभी अभी पढ़ के आया उसको ला के बिठा दिया है एमडी। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि खराब है, समझ रहे हो, ऐसा नहीं है कि हमेशा खराब है, बट अगेन इट इज अ रेड फ्लैग। जैसे आप देखोगे, आइशर मोटर्स की बात करोगे, आइशर मोटर्स की हालत बहुत खराब थी। सडनली क्या हुआ? सिद्धार्थ लाल जी आए। ठीक है, सिद्धार्थ लाल जी आए, उन्होंने एक कंपनी एक्वायर करी, रॉयल इनफील्ड, और आइशर मोटर का किस्मत बदल गया। 300 रुपए का स्टॉक था, 300 रुपए से स्टॉक 25,000 पे चला गया। समझ रहे हो? अगर आर्बिट्ररी अपॉइंटमेंट हुआ है, किसी को भी लाके बिठा दिया है, अपने साले को लाके बिठा दिया कि बीवी बहुत कुड़कुड़ कर रही थी, इसलिए सोचा इसको प्रमोट कर दूं, तो डायरेक्ट ही लाके बिठा दिया। ठीक है, या आप बाहर से बंदे को लेके आए हो सकता है एक्सपीरियंस हो, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो पुराना। ठीक है, सॉफ्टवेयर कंपनी रन करने का, जो कंपनी लाए उस कंपनी को रन करने का, कंपटीशन में। मतलब अगर मैं ब्रिटानिया की बात करूं तो हो सकता है ब्रिटानिया एक ऐसे बंदे को हायर करके बिठा दे जो पार्ले या दूसरी किसी बड़ी बिस्किट ब्रांड, एफएमसीजी ब्रांड के लिए, डेयरी ब्रांड के लिए कई सालों तक, 20-25 साल तक काम कर चुका है। दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। अपने को प्रोफाइलिंग करनी है अभी। ठीक है, वी नीड टू प्रोफाइल ऑल दीज थिंग्स। हाउ लॉन्ग दे हैव बीन करंट मैनेजर्स एंड मैनेजिंग द बिजनेस, वो पिछले कितने सालों से ये बिजनेस मैनेज कर रहे हैं, अपनी पोजीशन पर हैं, कंपनी के साथ कितने सालों से जुड़े हुए हैं। ठीक है, उनकी लॉयल्टी क्या है, ये सब चीज़ें आप अगर ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगी एनुअल रिपोर्ट में। मैं नेक्स्ट सेशन में तो आपको बता ही दूंगा, सब चीज़ें आपको एनुअल रिपोर्ट में मिलेंगी कंपनी की। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन आएगा विच आई वॉन्ट टू डू विथ ऑल ऑफ यू, और ये बहुत समझने वाली चीज़ है। ठीक है, उसके पहले मैं पीता हूँ पानी और आप भी लीजिए 30 सेकेंड्स का ब्रेक। समझिए, सीनियर मैनेजमेंट जो होता है ना, जो कंपनी का एमडी होता है, सीईओ होता है,
वो बहुत हद तक कंपनी के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकता है खुद के फेवर में। खुद के फेवर में इन्फ्लुएंस कर सकता है, इसका क्या मतलब है? वो चाहे तो आर्बिट्ररी बेसिस पे अपनी पगार बढ़ा सकता है कि मेरी सैलरी जो पहले 6 करोड़ थी अब 30 करोड़ कर दो। सब लोगों ने साइन कर दिया, बोर्ड मेंबर ने, जी जीजा जी मासा जी चाचा जी, जो आज्ञा भाई साहब। समझ रहे हो? इंदौर वाला है तो हाँ भैया कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे हो आप? कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि जो मैनेजमेंट है, जो मेरा बड़ा मैनेजमेंट है, वो पूरा का पूरा प्रॉफिट अपनी सैलरी के रूप में समेट के लेके जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है? चेक करते हैं इसको, कैसे असेस करते हैं। ठीक है, मैं असेसमेंट करूं इसके पहले मैं आपको है ना कंपोजिशन समझाता हूं। हाँ जी, तो आप समझिए कि मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर कैसा होता है कंपनी में। देखिए, ये मान लो कंपनी है, ठीक है, ये कंपनी है और ये हो आप कौन हो? आप हो शेयर होल्डर। यू आर शेयर होल्डर। आपने कंपनी में पैसा लगा रखा है, लेकिन कंपनी के जो डे टू डे बिजनेस हैं उसके बारे में जाके आप इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। मतलब समझना एक बात, मान लो आप रिलायंस इंडस्ट्रीज का आपने स्टॉक खरीदे। कितने स्टॉक खरीदे? 15,000 रुपये मिले थे स्टाइपेंड के, पहले महीने 5 रिलायंस के शेयर ले लिए। बहुत खुश हूँ, रिलायंस का मालिक बन गया आज मैं, है ना। फिर आपने क्या करा? आप सीधे पहुंचे बॉम्बे, रिलायंस के हेडक्वार्टर, हेड ऑफिस। आपने पता करा मुकेश भाई के आने का टाइम क्या है। आपको समझ में आया मुकेश भाई 12:30 बजे तक ऑफिस आ जाता है। आप नीचे गेट पे गए। गेट पे आप जैसे ही गए, चौकीदार ने एक डंडा मारा जमीन पे, आपको बोला किधर? आपने बोला चुप, मालिक से ऐसे बात करते हो? चौकीदार बोले कौन मालिक? तो बोले हम मालिक। तो बोले कौन से मालिक? बोले हमारे मालिक तो मुकेश भाई हैं। तो बोले हम मालिक हैं, हमारे पास शेयर्स हैं कंपनी के। तो बोले कितने शेयर्स हैं? तो बोले 5 शेयर्स हैं। चौकीदार बोलता है 500 शेयर मेरे पास हैं। आई यू गेटिंग माई पॉइंट? आपका उतना इन्फ्लुएंस ही नहीं है। मान लो आपका उतना इन्फ्लुएंस भी है तो एज अ शेयर होल्डर यू कैन नॉट इंटरफेयर इन टू द डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द कंपनी। यू डो माइट नॉट बी हैविंग एक्सपर्टीज। ठीक है, हो सकता है आपके पास कंट्रोलिंग स्टेक हो, उसके बावजूद भी आप किसी और को बिठा दो मैनेज करने के लिए बिजनेस को, बिल्कुल हो सकता है। तो जिनको आप बिठाते हो बिजनेस को मैनेज करने के लिए, क्या वही लोग मैनेजमेंट होते हैं? क्या बिल्कुल वही लोग मैनेजमेंट होते हैं? ठीक है, अब ये मैनेजमेंट के लोग कौन होते हैं? ये मैनेजमेंट के लोग एमडी हो सकते हैं, हु इज मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, जो सब चीज़ों को आपस में मैनेज करता है। ठीक है, एवरीथिंग अबाउट द बिजनेस। दूसरा कौन हो सकता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो सकता है। ठीक है, जो ऑपरेशंस को बहुत क्लोजली मैनेज करता है। तीसरा कौन सा हो सकता है? चीफ फिनेंस ऑफिसर। ठीक है, जो कंपनी के फाइनेंशियल्स को, कंपनी के फाइनेंस को मैनेज करता है। चौथा कौन हो सकता है? सीईओ, जो कंपनी के ऑपरेशंस का, जो कोर ऑपरेशंस है, बिजनेस ऑपरेशंस है, उनको कमांड करता है। सीटीओ। ये सब लोग मिलके बिजनेस रन करते हैं। ठीक है, ये सब लोग मिलके बिजनेस रन करते हैं। इन लोगों को ही कंपनी में एग्जीक्यूटिव्स बोला जाता है। इन लोगों को ही कंपनी में की मैनेजेरियल पर्सनल भी बोला जाता है। ठीक है, की मैनेजेरियल पर्सनल बोला जाता है, की मैनेजेरियल पर्सनल है ये लोग। ठीक है, इन लोगों को कंपनी में मैनेजर्स भी बोला जाता है। अलग अलग नाम है, जैसा देश वैसा भेष। समझना। तो आपने इनको हायर कर लिया, अब आपके मन में एक चिंता सताई। क्या चिंता सताई? कि यार मैंने सबको हायर तो कर लिया है, लेकिन मैं तो मेरे घर पे बैठा हूँ। समझ रहे हो? एज अ शेयर होल्डर समझना, ये लोग अगर बिजनेस में कोई कांडीबाजी कर देंगे तो मतलब, कांडीबाजी कर देंगे तो मतलब अगर ये लोग बिजनेस ढंग से रन नहीं करेंगे तो, मेरे फेवर में अगर काम नहीं करेंगे तो बोले हाँ यार बात तो सही है। तो इसके लिए आप क्या करते हो? इसके लिए आप कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हो। ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो होते हैं, ये कंपनी के कोई ऑफिसर या एक्स ऑफिसर नहीं हो सकते। मतलब जो एक्स सीएफओ है आप उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बनाओगे। ये जो कंपनी का मैनेजमेंट है, उनके चाचा मामा ताऊ भतीजा, बीवी बच्चे, दोस्त यार, समझ रहे हो, वो नहीं हो सकते। ये लोग पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होते हैं। ये लोग कैसे लोग हो सकते हैं? ये लोग बहुत ही डिग्निफाइड पर्सनैलिटीज हो सकती हैं। ठीक है, जैसे
वेरी डिग्निफाइड पर्सनैलिटीज लाइक फॉर एग्जाम्पल एक्स IAS ऑफिसर्स, ठीक है। किसी बड़ी कंपनी जो अनरिलेटेड बिजनेस है उसके CEO CFOs, जैसे उदय कोटक सर है, ठीक है, ही इज इन मल्टीपल बिजनेसेस। कोई बड़े लॉयर हो सकते हैं, ठीक है, कोई बहुत बड़े लॉयर हो सकते हैं, कोई रिटायर्ड कंसल्टेंट्स हो सकते हैं, बड़े रिटायर्ड कंसल्टेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। ये लोग मैनेजमेंट को सुपरवाइज करते हैं। ये लोग भी मैनेजमेंट के डे टू डे ऑपरेशंस के अंदर दखल अंदाजी नहीं दे सकते, लेकिन ये हर चीज पर सुपरविजन करेंगे। फिर क्या होता है, मैनेजमेंट में मैनेजमेंट और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की मिलके बनती है कमिटीज बनती है, ठीक है। उसके पहले आप ये समझो कि कोई भी डायरेक्टर अगर है, ठीक है, कोई भी डायरेक्टर अगर है तो वो डायरेक्टर तीन तरह के हो सकते हैं, ठीक है। एक होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और तीसरा होता है नॉन एग्जीक्यूटिव नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इधर ध्यान दीजिए, ये प्रैक्टिकली बता रहा हूं मैं आपको, कोई कंपनी लॉ पढ़ के नहीं बता रहा हूं। कंपनी लॉ के अंदर कुछ भी डेफिनेशन होगी मेरे को नहीं पता, ठीक है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो हमने समझा अभी, IAS IPS ये सब लोग होते हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मतलब कंपनी के कुछ मैनेजमेंट के लोग, ये वाले लोग जिनको कंपनी ने कंपनी का डायरेक्टर बना दिया, जो कंपनी के बिहाफ पे डॉक्यूमेंट साइन कर सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं कंपनी के अकाउंट से। नॉन एग्जीक्यूटिव नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन हो गए, देखना अब ये ट्रॉफी पोजीशन है। ट्रॉफी पोजीशन है मतलब, ट्रॉफी पोजीशन है मतलब ऐसे लोग जो कंपनी में उन्होंने इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट कर दिया है कि कंपनी उनको एक डेजिग्नेशन दे के रखना चाहती है। कंपनी उनको डायरेक्टर बना के रखेगी, लेकिन ना तो वो कंपनी के रोजमर्रा के ऑपरेशंस में पार्ट लेंगे, ना ही वो इंडिपेंडेंट है। जैसे कौन हो गए, जैसे अपोलो के ओमकार कंवर, ठीक है, जैसे रतन टाटा सर, चेयरमैन एमिरिटस। समझ रहे हो, जब तक आपकी सांसें चलेंगी तब तक आप कंपनी के चेयरमैन हो। अब क्या रतन टाटा जी टाटा मोटर्स के डे टू डे ऑपरेशंस के अंदर कुछ भी नोस करते हैं, नहीं करते हैं? क्या वो इंडिपेंडेंट है? नहीं, ही इज डिपेंडेंट, शेयर होल्डर है, डायरेक्टली फैमिली ऑफ द शेयर होल्डर है, ठीक है। तो हमें है ना क्या करना है, हमें ये देखना है कि सीनियर मैनेजमेंट का कंपनसेशन जो है वो कैसे प्लॉटेड है, ठीक है। इधर ध्यान दीजिए, सीनियर मैनेजर का कंपनसेशन कैसे प्लॉटेड है। अगर मैं ये देखूं, ये मेरे को एनुअल रिपोर्ट में मिलेगा, मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा नेक्स्ट वाले सेशन में, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, पहले कंसेप्ट्स कवर कर लो, उसके बाद देख लेना, चाहो तो फिर से ये वाला वीडियो देख लेना। ये मुझे है ना एक रिपोर्ट मिलती है, उस रिपोर्ट के अंदर यहाँ लिखा हुआ है नेम ऑफ डायरेक्टर, की मैनेजरियल पर्सन और उनकी डेजिग्नेशन क्या है। ये तीनों चीज़ें उस रिपोर्ट में लिखी हुई हैं, ठीक है, ये वाली रिपोर्ट में लिखी हुई हैं। अब आप यहाँ अगर गौर से देखोगे तो ये मुरली AKDV, ये डिविस लेबोरेटरी का एनुअल रिपोर्ट से मैंने एक्सट्रैक्ट निकाला है। मैनेजिंग डायरेक्टर है कंपनी के, और इन लैक्स में अगर मैं देखता हूँ तो उन्होंने कुछ 70 करोड़ 50 लाख रुपए के आसपास की सैलरी उठाई है, टोटल रेम्यूनरेशन उठाया है, सैलरी नहीं है। ये वाला जो फिगर है ना, इसके बाद वाला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो फिगर है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट फिगर है। ये क्या बताता है पता है? रेशियो ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ ईच डायरेक्टर टू मीडियन रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। इसका मतलब समझना है क्या है। ये जो यहां पर 1604 रुपए लिखा है ना, ये 1604 का मतलब क्या है पता है? 1604/1x है। इसका मतलब ये है कि अगर एक सामान्य कर्मचारी को या सारे कर्मचारी को मिला के उनकी जो बीच की सैलरी है, 50 परसेंटाइल पे जो सैलरी है, मीडियन सैलरी है, ठीक है, वो सैलरी अगर 1 रुपया है तो मुरली डिविस 1604 रुपया लेके जा रहे हैं। मतलब जो सारे एम्प्लॉयज का मीडियन सैलरी है उसका 50 टाइम्स, समझ रहे हो, उसका 1604 टाइम्स सैलरी मुरली डिविस जी लेके जा रहे हैं। क्या ये रेड फ्लैग है क्या? समझ लो, 1600 गुना ज्यादा लेके जा रहे हैं। इसके ऊपर अपन डिस्कस जरूर करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर, इसको कैसे एनालाइज करना है। आप देख के बताइए, क्या मुरली डिविस जी आप बोलोगे कि नहीं ये बंदा बहुत ज़्यादा पैसा लेके जा रहा है, इतना ज़्यादा पैसा नहीं लेके जाना चाहिए? असेस करो, इसको रिसर्च करने की कोशिश करो,
ब्रिंग दैट रिसर्च माइंडसेट, ठीक है। या फिर एक उल्टा देखो, राजेश एक्सपोर्ट। राजेश एक्सपोर्ट अगर आप देखोगे तो 15,000 करोड़ रुपए के मार्केट कैप की कंपनी है, 3 लाख करोड़ रुपए के आसपास का टर्नओवर है कंपनी का, ठीक है। और उसके जो सीईओ सीएफओज हैं, राजेश मेहता जिनके नाम पे कंपनी है, उनकी सैलरी कितनी है पता है? 1,20,000 रुपए टोटल रेम्यूनरेशन है भाई ये, ठीक है। जो सीएफओ हैं उनकी सैलरी कितनी है? 4,20,24,000 रुपए, और कोई इंक्रीज नहीं है सैलरी के अंदर। क्या सर हो सकता है कंपनी ने इनको स्टॉक दे दियो? इस केस में तो स्टॉक भी नहीं दिए। ये दोनों ही चीजें बहुत खतरनाक है। कोई बंदा 4.5 लाख पे कैसे काम करेगा यार? समझ रहे हो आप? क्यों काम करेगा आपके लिए आज के टाइम पर? भी सीईओ बन के एक इतनी बड़ी कंपनी का, विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट gold refineries in the world, one of the largest, it's a Fortune 500 company because of its dominance, global dominance, ठीक है। ये दोनों केस एकदम एक्सट्रीम केस मैंने बताए। हम सीखेंगे इसमें बैलेंस कैसे करना है, इसमें क्या रिसर्च करना है और रिसर्च करके क्या निचोड़ निकालना है, ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है? सिनर्जी ग्रीन्स देखो आप, कंपनी ने 30 करोड़ रुपए का, छोटी कंपनी मेरे को पता है, मैं एग्जाम्पल के लिए लेके आया हूं, 30 करोड़ 40 लाख रुपए का रेम्यूनरेशन बांट दिया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को, 30 करोड़ रुपए का। और कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है? 62.4 करोड़ रुपीस। मतलब साला तुम्हारा टैक्स देने के पहले जितना प्रॉफिट है उसका 50 गुना तो तुमने सैलरी में कर ले जा रहे हो यार। तो ये तो साइफन ऑफ कर, क्या कंपनी का मैनेजमेंट कंपनी से बाहर पैसा निकालने की कोशिश तो नहीं कर रहा है? ये हम असेस करेंगे, समझना। ये सिर्फ रेड फ्लैग है, आपको इसके पीछे का रीजन जानना होगा। क्या रीजन है? आई यू गेटिंग माई पॉइंट? आपको समझ में आ रही है चीज? और ये हिस्ट्री रही है, देखो आप 22 के अंदर 81% निकाल के ले जा रहे हो यार। 25 करोड़ रुपए का आपकी सैलरी है, 30 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है। क्या चल रहा है बाबू? ये क्या चल रहा है? समझ रहे हो आप? आई होप, मुझे बताना आप कमेंट्स में कि आपको ये सेशन कैसा लगा और आप क्या चाहते हो कि इसके ऊपर अगले 2 सेशंस और आएँ और मैं आपको और ज़्यादा इंसाइट्स दूँ। अगले सेशन में वैसे सिखाऊंगा कि हम अपनी रिसर्च कैसे करेंगे, रिसर्च नोट्स कैसे बनाएंगे, और उसके बाद वाले एक सेशन में जैसा मैंने बोला अपन एक रिपोर्ट बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि नई कोशिश आपको कैसी लगी एंड क्या आपको सीखने को कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ठीक है। टिल देन, दिस इज़ पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ।